नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे आईएनएस विक्रांत की खबर के साथ में। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। इस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अहम बातें कही हैं। तो भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। पीएम मोदी ने इस दिन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के भारत के प्रयासों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। इस मौके पर कोचीन शिपयार्ड में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में पहुंचे पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह मौका हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने का अवसर है और आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का गवाह बन रहा है। उन्होंने आईएनएस विक्रांत पर आयोजित कार्यक्रम को विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद हौसलों की हुंकार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, समंदर और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। पीएम मोदी ने स्वदेशी निर्माण करने वाले अन्य देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत ने गुलामी के एक बोझ को हटा दिया है। पीएम ने कहा, आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। बुलेटिन में अब बात ममता बनर्जी की भी कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस में सभी बुरे नहीं हैं। अब उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो चुका है। दरअसल ममता बनर्जी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा था कि आरएसएस में सभी बुरे नहीं हैं। अब विपक्षी पार्टियां ममता के इस बयान के बाद उन पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस, एआईएमआईएम, सीपीआईएम ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें अवसरवादी बताया है। दरअसल ममता बनर्जी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं मानती कि वे बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं और वे बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। ममता के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता ने साल 2003 में भी आरएसएस को देशभक्त कहा था और बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा था। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाके में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। उस चुनाव में ओवैसी ने खुद को टीएमसी और बीजेपी दोनों के ही विरोध में खड़ा किया था। वहीं आरएसएस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि वे हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ममता बनर्जी ने गुजरात दंगों के बाद संसद में बीजेपी सरकार का बचाव किया था। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। साफ तौर पर निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे हैं, अवसरवादी ममता बनर्जी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने गुजरात दंगों के बाद संसद में बीजेपी सरकार का बचाव किया था। ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनकी तारीफ करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता ने आरएसएस की तारीफ की है। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने आरएसएस की एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की थी और तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को गिराने के लिए समर्थन मांगा था। इससे पहले भी ममता ने उस पर माफ कीजिएगा अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने आरएसएस के प्रति आभार जताया था, जिसे बीजेपी का वैचारिक जनक माना जाता है। वहीं माकपा ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता बनर्जी आरएसएस के लिए दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं।
अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक मजदूर पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई हैं। तो एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी राज्य के नागरिक को निशाना बनाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के उगरगुंड में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की कोशिश में पश्चिम बंगाल के मजदूर पर गोलियां बरसाई। गंभीर रूप से घायल मजदूर को पुलवामा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घायल मुनीब उल रहमान लंबे वक्त से उगरगुंड में रह रहे हैं। जब वे काम के लिए घर से निकले, इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। गोलीबारी में घायल मुनीब वहीं सड़क पर गिर गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में 26 टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर दहशतगर्द इसी तरह से टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देते रहेंगे, टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर घाटी में शांति कैसे स्थापित होगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कश्मीर में क्या बाहरी राज्यों के लोग सुरक्षित नहीं हैं, और अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। गुजरात से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक कार ने पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु अंबाजी दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो गुजरात के अरवल्ली से यह दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा अरवल्ली में कृष्णापुर के पास हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अरवल्ली में हुई दुर्घटना की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिस कार से पैदल यात्रियों को टक्कर मारी गई, उसके अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये लोग अंबाजी दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल मामला 17 साल पुराना है। आरजेडी के एक नेता के साथ ही मारपीट करने का आरोप उन पर लगा था, जिसके बाद अब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो 17 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा आरजेडी नेता ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को सुनाई गई है। बता दें कि उन्हें यह सजा 17 साल पुराने मामले में सुनाई गई है। मामला 2005 में आरजेडी के ही एक नेता से मारपीट का है। ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों को 2-2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इन सभी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिहार के बक्सर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई। आरोप था कि ददन पहलवान समेत 10 आरोपियों ने 25 अक्टूबर 17 साल पहले 25 अक्टूबर के दिन आरजेडी नेता रामजी यादव को इतनी बेरहमी से पीटा था कि वे अधमरे हो गए थे। मामले में रामजी यादव ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एफआईआर में रामजी यादव ने आरोप लगाया था कि उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार रहे ददन पहलवान ने उनकी पिटाई कराई थी। यह पूरा मामला आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव के प्रचार में मदद करने का था। रामजी यादव ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि 25 अक्टूबर 2005 को जब वे डुमराव के कलावती कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय में बैठे थे, तब ददन पहलवान और उनके साथियों ने वहां आकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। इसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। 2 साल की सजा ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को सुनाई गई है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।